हिंदी गुरुकुल चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतराल भाग 2 का पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। सबसे पहले पाठ का संक्षेप में परिचय दूंगी, फिर उसकी समरी यानी सार समझाऊंगी और अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। सबसे पहले जानते हैं पाठ का परिचय। इस पाठ में प्रभाष जोशी, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने इसमें मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की दशा, उद्गम और विस्तार तथा वहां के जनजीवन और संस्कृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और बताया है कि किस तरह हमारी सभ्यता और संस्कृति में बदलाव हो रहे हैं। जो मालवा पहले मालव धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर के रूप में प्रसिद्ध था, अब वहीं नदी नाले सूख गए हैं, पग पग पर नीर वाला मालवा सूखा हो गया है। और इस तरह से लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये सार्वभौमिक हो गई है, यानी आज ये विश्वव्यापी हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और स्वयं अपने हाथों अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं और हम सोचते हैं कि हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि हम अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण का स्वयं ही विनाश कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सार समझते हैं। लेखक बताता है कि राजस्थान से मालवा में प्रवेश करते ही बादलों से उसका साक्षात्कार हुआ। मतलब जब लेखक उतरे स्टेशन पर तो उन्होंने देखा कि खूब बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और हर जगह मटमैला बरसाती पानी भरा हुआ था। नवरात्रि की सुबह थी, मालवा में लोग घट स्थापना की तैयारी करते तो महिलाएं उसी कार्यक्रम में लगी हुई थीं। परंतु आसमान को देखकर ऐसा लगता था कि पानी बरसेगा ही। नागदा स्टेशन पर लेखक को मीणा जी मिले। उन्होंने उन्हें बिना चीनी की चाय पिलाई और उन्होंने साथ ही साथ उन्हें उस मालवा प्रदेश के बारे में कई बातें बताई भी और उन्होंने उनको ये भी बताया कि भाई अब तो जो है ना कि भाई पहले जैसी बारिश नहीं होती है। उन्होंने ये बताया कि अब मीणा जी ने कि भाई हमारी सोयाबीन की फसल तो गल गई है, लेकिन अब ये है कि गेहूं और चना बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से उन्होंने लेखक को बातें बताई। फिर लेखक सोचता है कि अब यहाँ पहले जैसी क्या बारिश नहीं होती, अब औसत बारिश से ही लोग संतुष्ट हो जाते हैं। फिर दवा जी मिले। फिर दवा जी उनको लेने आए थे। उन्होंने बताया कि नदियां, तालाब आदि देखने के लिए तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेखक ने उनसे कहा कि भाई मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं नदियां, सारे तालाब, ताल तलैया, मैं जलाशय देखना चाहता हूँ और इसके लिए तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। अब फिर लेखक को यह एहसास भी हो गया, भाई अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, अब तो 70 की हो जाएगी उम्र और इसीलिए पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे। तो इस तरह से लेखक जो हैं अपने इन जो मालवा में वे उतरे और कैसे कैसे उनका लोगों से परिचय हुआ और उन्होंने धीरे धीरे कैसे वहां के बारे में पता चला, उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। फिर लेखक ने नर्मदा को ओंकारेश्वर से देखा। यहाँ सीमेंट और कंक्रीट का बहुत बड़ा जो है वो बांध बनाया जा रहा है, राक्षस के रूप में उन्हें नजर आया वो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नर्मदा नदी है शायद इसीलिए वो कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चिढ़ रही है और इसलिए तिन तिन फिन फिन करती हुई बह रही है, मतलब उसमें इतनी आवाज हो रही है। कहीं पर मटमैली है ना, मतलब भूरे रंग की हो गई है, जैसे कि पानी में मिट्टी साथ में मिल गई है। कहीं छिछली, मतलब और कहीं तल के पत्थर दिखाती, मतलब जगह जगह उसका विभिन्न रूप है। और कहीं अथाह है, मतलब कहीं तो बहुत गहरी, इतना गहरी नहीं है और बड़ी बड़ी नावें भी उन्हें वहां नजर नहीं आई। और उन्होंने देखा कि इतने बांधों के बावजूद भी
नर्मदा में अब भी इतना पानी और उसमें गति है, उसमें फ्लो है। फिर नेमावर के पास बजवाड़ा में देखा तो नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। रात भर तो लेखक कहते हैं कि हम उसके किनारे पर ही सोए, क्योंकि हमने देखना था ये मतलब रात को कैसे बहेगी, क्योंकि हमें कई चीजें देखनी थी। क्योंकि जो लोग बच्चों प्रकृति के निकट रहे होते हैं तो उन्हें प्रकृति का महत्व पता होता है, और वे लोग प्रकृति के निकट जाते हैं तो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, है ना। और इसीलिए लेखक का भी सरोकार ऐसा ही था। इसलिए सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में वो उसके किनारे बैठे, है ना। अब वो शांत होकर बह रही थी, और लेखक बताते हैं कि हम नदी को नदी नहीं बल्कि माँ मानते हैं, और नर्मदा तो हमारी मैया है ना। उसी से हम बने हैं। उसी से हम बने का क्या मतलब है, नर्मदा नदी है, उसे हम इसलिए माँ मानते हैं क्योंकि इसी के किनारे बसकर यहीं पर तो हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, हमारा पालन पोषण किया है इस नदी ने, तो ये हमारी माँ के समान है ना। उसके किनारे बैठना तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माँ की गोद में जैसे डूबे हुए हैं हम, मतलब माँ की गोद में आराम फरमा रहे हैं। तो इस तरह से लेखक ने ये बात कही। फिर ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े, लेखक बता रहे हैं। और वो कहते हैं फिर एक तरफ सिमरौल का घाट था, दूसरी तरफ बिजवाड़, और दोनों में ही सागौन के जंगल थे। बच्चों सागौन के फर्नीचर भी बनाया जाता है ना, सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। उसके जंगल थे, उसके पेड़ लगे हुए थे, पत्ते सूख रहे थे लेकिन पेड़ों पर फूल खिले थे। सिमरौल के बीच में चोरल नदी में कहते हैं काफी पानी था, और बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की ढलान पर पानी था, और कहते हैं कि बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले जलमग्न हो जाते थे, सारे जल से भर जाते थे। पहाड़ों के सीने में वो कहते हैं कितने भी स्रोत हैं, और अगर सब भी बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उपजाऊ हो जाती है, और उस खूब फल फूल और अन्न देगी। वो जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ है, इतनी उर्वर है कि वहां पर खूब अन्न उपजेगा और बहुत ही बेहतर क्वालिटी का होगा। इस तरह से लेखक जो है वो अपना अनुभव बता रहे हैं, अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहां से शिप्रा नदी निकलती है। कालिदास ने इसका वर्णन किया है। ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। महाकाल यानी शिव जी, है ना, उज्जैन में शिव का स्थान है, तो वही वहां पर आई तो ये बहुत पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकलती है। इसी तरह से लेकर बताते हैं निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ग्वालियर होती हुई इटावा के पास ये जमुना में मिल जाती है। फिर वो कहते हैं कि चंबल पर यशवंत सागर में इतना पानी भरा हुआ था कि 2500 साइफन चलाने पड़े। बहुत ज्यादा पानी था वहां पर, साइफन की जरूरत पड़ी। तो फिर वो कहते हैं कि 67 साल में ऐसा पहली बार हुआ, और बरसों बाद ये कहावत जो है वो सच साबित हुई कि मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इसका क्या मतलब बच्चों कि मालव धरती, जो मालवा की धरती है, वो इतनी गहन, इतनी मतलब उपजाऊ है, इतनी विशाल है, और डगडग रोटी पग पग नीर कि वहां पर तो मतलब कि इतना उपजाऊ जमीन होने के कारण लोगों की आजीविका बहुत अच्छे से चलती है, लोगों की रोजी रोटी बहुत अच्छे से कमा लेते हैं वे लोग, है ना। और पग पग नीर, और वहां पर पानी भी भरपूर है, तो इसलिए लोगों का जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन लेखक ने किए। कहते हैं खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा होती थी। सदा नदी का सदा नीरा रहना, हमेशा पानी रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए कि जो भी नदियां हैं उनमें हमेशा पानी भरा रहे, क्योंकि पानी ही जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है ना। पानी से ही तो सबको जीवन मिलता है, तो इसीलिए लेखक इस बारे में बात कह रहे हैं। तो नदियों के बारे में उन्होंने इस तरह से समझाया। अब कहते हैं कि नदियों के बाद अब नंबर था तालाबों का, है ना। अब वो कह रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि आज के इंजीनियर जो हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि सारा ज्ञान तो इन्हीं के पास है, कि पानी का प्रबंध इन्हीं को ही आता है कि कैसे किया जाए, कि पहले के जमाने के लोग तो जैसे बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं थे। वे समझते हैं कि भाई ज्ञान तो है ना पश्चिम यानी वेस्टर्न से आया है, रेनेसां के बाद ही आया है ना, ऐसा समझते हैं। जबकि मालवा में राजा विक्रमादित्य,
भोज और मुंज रेनेसांस से कहते हैं बहुत पहले हो गए थे, और वे और मालवा के और भी जो राजा थे वो सभी जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक कर रखना होगा। वो इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने इस बात को पहचान लिया था पहले ही। सबने इसीलिए तालाब बनवाए थे, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई थी ताकि बरसात का पानी यहीं रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा जा सके, मतलब वहां पर धरती के अंदर पानी को स्टोर किया जा सके। अर्थात पठार का जो क्षेत्र है वहां जल की क्या महत्ता है और संरक्षण के कौन से उपाय किए जाएं, इन सभी से वे सभी राजा जो थे वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थे और इस जरूरत को वे लोग समझते थे। लेकिन आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर दिया है। ये सोचा जो जमीन का पानी है जब पाताल में भी चाहे पहुंच गया वहां से भी निकाल लें, मतलब उन्होंने इस बात को के महत्व को समझा नहीं है, और जबकि वो दावा ये करते हैं कि वे ही सब कुछ जानते हैं। लेखक ने ये बताया कि ये बड़ी एक त्रासद स्थिति है और कहते हैं इसी कारण नदी नाले सारे सूख गए। अब पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है, लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पिपाल्या पाला भर गया है। लेखक फिर ये भी कहते हैं सिरपुर में लबालब पानी है, यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है। जब मैं पहले छोटा था, जब मैं वहां पर मैं इतना मतलब मैं नहाता था और नाव पर मैंने सैर भी की हुई है। और हाथीपाला का नाम इसीलिए है, हाथीपाला नाम भी इसीलिए पड़ा कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, तो इतना पानी हुआ करता था। तो आज तो ये सब नजर ही नहीं आता, उतना पानी तो है ही नहीं। लेखक की चिंता इसी विषय में है। अब लेखक कहते हैं कि इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, आज वे सड़े नालों में बदल गई हैं। आज तो मतलब वो नदियों का तो वो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है और नाले ही गंदे नाले नजर आते हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सभी नदियों के यही हाल हो रहे हैं। ये जो नदियां थी इनमें हमेशा पानी बहा करता था, अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, यानी अब पानी उतना नहीं है जितना पहले इतना पानी रहा करता था। चौमासे में चलती हैं, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं, मतलब बस्तियों से जो पानी निकलता है नालियों से नालों से वो ही उस नदियों में बहता है। अर्थात बरसात के मौसम में ही केवल इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, जहां पहले हमेशा होती थी अब केवल बरसात के मौसम में ही होती है। इस तरह से नदियों ने तो सभ्यताओं को जन्म दिया है, हम ये बात भूल जाते हैं। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। अब इनमें क्या है, औद्योगिकरण के कारण गंदा पानी बह रहा है। इस साल मालवा की में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, वो लेखक बता रहे हैं। और कहते हैं इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। फिर आगे लेखक बताते हैं कि नई दुनिया अखबार की लाइब्रेरी में सन 1878 से पानी के सारे रिकॉर्ड वहां पर मौजूद हैं उस लाइब्रेरी में, और सन 1899 में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था, परंतु उस समय अभाव नहीं रहा था। क्यों अभाव नहीं रहा था? क्योंकि जल संरक्षण के उन्होंने तरीके खोज रखे थे, है ना। जो राजा वगैरह थे, जो ये 3 राजाओं के नाम बताए बच्चों, कौन कौन से? विक्रमादित्य, भोज और मुंज, इन लोगों ने ऐसे संरक्षण कर रखा था और राजाओं ने भी, लेकिन महसूस नहीं हुआ था पानी का अभाव। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा। उस समय यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपाल्या पाला, है ना, टूट कर नहीं बहे थे। इस तरह से लेखक हमें ये बात समझा रहे हैं और ये बताते हैं कि 56 के काल ने देश भर में हाहाकार मचाई थी, लेकिन मालवा में उस समय भी हाहाकार नहीं मची थी। वहां ना तो लोग प्यासे मरे ना भूखे रहे, क्योंकि उसके पहले के सालों में खूब पानी था और लोगों ने बाद के सालों में भी पानी था, तो लोगों ने जो पहले के सालों में खूब पानी था, जो पानी का वो संरक्षण कर लेते थे बावड़ियां वगैरह बनवाकर, उसी से उनका काम चला लिया उन्होंने। तो इसीलिए वहां पर हाय तौबा नहीं मची। अपने नाले, नदी, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मनुष्य इस बात को समझे
और अपने नदी तालाब नालों का जो पानी है उसका संरक्षण करके रखे, बावड़ियां कुएं इत्यादि बनवाकर, है ना, पठारों पर। तो क्या होगा कि किसी साल अगर पानी कम भी बरसेगा तब भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा, हाय तौबा उस क्षेत्र में नहीं मचेगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि हम नदियों के जल संरक्षण के विषय में हम चिंतित नहीं हैं, हम उस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं और औद्योगिक सभ्यता के नाम पर स्वयं अपनी सभ्यता को उजाड़ रहे हैं। और ये हमारी सभ्यता जो है वो उजाड़ की इस तरह से अपसभ्यता है, क्योंकि सभ्यता तो रही नहीं, अब ये बुरी सभ्यता हो गई, अब सभ्यता हो गई। सभ्यता को स्वयं ही हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और इस तरह से फिर अब आगे लेखक कहते हैं कि मालव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर डगडग नीर और पकपक नीर अब नहीं है। इस संबंध में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने बहुत सारी कतरने निकाली हैं नई दुनिया की लाइब्रेरी में, है ना, जिससे ये पता चलता है कि भाई ये कारण क्या है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है और क्यों धरती के ध्रुवों पर, यानी कि जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पर जमी बर्फ जो है वो क्यों पिघल रही है, क्यों हमारे मौसम चक्र में इतना बदलाव आ रहा है, क्यों वो बिगड़ रहा है, बदलाव आ रहा है मौसम चक्र में भी। लद्दाख में भी अब बर्फ की बजाय पानी गिर रहा है वहां पर, केवल जहां हमेशा बर्फ रहती थी। क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है जबकि वे तो ठंडे देश हैं बिल्कुल। क्यों वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। वास्तव में क्या है कि ये सारी गैसें जो धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं, ये गैसें ज्यादातर अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकल रही हैं, क्योंकि वहां पर विकास के नाम पर औद्योगिकरण किया जा रहा है और जिस वजह से ये जो गैसें गर्म कर रही हैं वातावरण को, गैसें ये वहां से निकल रही हैं और अमेरिका इसे रोकने को कतई तैयार नहीं है। वो इस बात को मानता ही नहीं है कि धरती के वातावरण को गर्म करने में उसी की अहम भूमिका है, बल्कि अमेरिका तो ये कहता है कि वह अपनी जो खाओ उजाड़ू उसकी जो जीवन पद्धति है, जो उसका उनका जो सिस्टम है, वे उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका इस बारे में कोई बदलाव नहीं करेगा, वो आधुनिकीकरण करेगा ही, चाहे उससे कुछ भी हो। और वो इस बात को मानता ही नहीं है कि ये गर्म गैसें जो पूरी प्रकृति को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, ये उसके यहाँ से ही, उसके देश से ही निकल रही हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ लेखक प्रभाष जोशी कहते हैं, लेकिन हम तो इस बात को समझें, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पगपग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम स्वयं अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी जीवन पद्धति को, अपनी सभ्यता को हम संभालें, हम उसके संरक्षण के विषय में सोचें? लेखक का यही प्रश्न है और लेखक का सरोकार इसी संबंध में है। पहला प्रश्न, मालवा में सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र के ताल तलैया, नदी नाले, खेत, मैदान, सभी जगह पानी ही पानी हो जाता है ना। कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खेतों में फसलें जो खड़ी होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं, नदियों का पानी जो है वो सीमा का उल्लंघन कर जाता है और शहर और गांव में लोगों के घरों में भी प्रवेश कर जाता है। कई बार खेतों में जो खड़ी फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, जैसा कि लेखक को बताया मीणा जी ने कि सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, लेकिन अगली फसल जो है गेहूं और चना वो अच्छा होने की आशा है। इस प्रकार मालवा में बरसात की झड़ी आशा और निराशा का जो एक मिश्रण हो जाता है, वो ऐसा वातावरण सा वहां पर तैयार हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है
कभी आशा तो कभी निराशा। अगला प्रश्न, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? मनुष्य की लगातार बढ़ती आवश्यकताओं, जरूरतों और विकास की ओर बढ़ते प्रयासों के कारण उसकी जीवन शैली, उसका रहन सहन और उसके तौर तरीकों में बहुत बदलाव आया है। मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है, जिससे मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। बहुत अधिक उत्पादन हो सके, वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, इस लालच और स्वार्थ के कारण फसल के उगाने और कटाई के समय में भी परिवर्तन आ गया है और इसका सीधा असर तो मौसम पर ही पड़ा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी है और वर्षा का जो चक्र है वो भी उसमें बदलाव आ गया है। कभी कभी बहुत अधिक वर्षा जब होनी चाहिए वर्षा के दिनों में, तब बहुत गर्मी भी पड़ती है। असमय वर्षा का कारण बना रहता है ना। और इसके अतिरिक्त जो है पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। मालवा क्षेत्र भी इसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति, लालची प्रवृत्ति की वजह से अछूता नहीं रहा है, इसलिए अब वहां पहले जैसी वर्षा नहीं होती, पहले जैसा पानी नहीं गिरता। अगला प्रश्न, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे? आधुनिकीकरण की दौड़ में इंजीनियरों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा है। उनके तकनीकी ज्ञान को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, हर देश लालायित रहता है और इंजीनियर परंपरागत ज्ञान को तो कुछ समझते नहीं हैं और वे ये सोचते हैं, उनका ये समझ है उनकी कि जो कुछ जानते हैं वे आज के तकनीकी ज्ञान के माध्यम से बस वे स्वयं खुद इंजीनियर होने के नाते ही जानते हैं और इसीलिए वे तालाबों की और बावड़ियों, कुओं की महत्ता को समझते नहीं हैं। अब तो तालाबों में भी गाद भर रहे हैं और वे कोशिश करते हैं कि जमीन के अंदर जो पानी है, जो पाताल तक भी पहुंचा है, वे भी किसी तरह से निकाल लाएं। इससे पानी की आपूर्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन मालवा में जो राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज, ये पानी के महत्व को समझते थे, इसीलिए जल संरक्षण के लिए वे बावड़ियां, कुएं इत्यादि बनवाते थे। परंतु आजकल के जो ये इंजीनियर हैं, ये परंपरागत साधनों को बनाए रखने में विश्वास नहीं रखते हैं। वे यही सोचते हैं कि आज का जो उनका जो अब का जो तकनीकी ज्ञान है वही श्रेष्ठ है और उसी के माध्यम से वो सोचते हैं कि पानी का प्रबंध वे ही अच्छी तरह करना जानते हैं। पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसांस से बहुत पहले हो गए। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? मालवा में राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज का कार्यकाल, उनका शासनकाल रेनेसांस से बहुत पहले का है। वे बहुत दूरदर्शी शासक हुए हैं और वे लोगों की, जो वहां के स्थानीय लोग थे, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते थे और प्रकृति के प्रति भी उनका बहुत सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। उन्होंने अपने सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए वर्षा के जल को धरती में संरक्षित करने के लिए उन्होंने बावड़ियां, कुएं इत्यादि बनवाए थे और जिससे पानी को चिरकाल तक संरक्षित किया जा सके। और इससे जो वे क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, वहां पर खूब हरियाली रहती थी और कभी अगर किसी वर्ष अगर पानी उतना नहीं बरसा, फिर भी वहां पर जीवन चलता रहता था, लोगों को रोजी रोटी भी मिलती रहती थी और वो नदियां जो थी और वहां पर जो पानी था उसी से वो लोग काम चलाते थे, उनके जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता था। लेकिन पश्चिमी जागृति से पहले ही जब ये राजा हुए, उन्होंने ये सारे कार्य किए जिसे आज के लोग नहीं समझते। अगला प्रश्न, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? किसी समय में मालवा में बहने वाली नदियां ही उस क्षेत्र को हरा भरा रखती थीं, किंतु आधुनिकीकरण के चलते औद्योगिकरण बहुत तीव्रता से हो रहा है ना, जिस वजह से उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं और नदियां जो सभ्यता जिनके किनारे पर
पलती थी, जो नदियां लोगों को जीवन दान देती थी, उनके किनारे, जिनके किनारे पर नगर बसाए जाते थे और जिस वजह से लोगों की जिंदगी चलती थी, लोगों के जीवन का प्रमुख स्रोत ही नदियां थीं, वो सब अब समाप्त होता जा रहा है। इन नगरों का गंदा पानी औद्योगिकरण के कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन वाला पानी, ये सब नालों में छोड़ देते हैं और वे नाले नदियों में मिलते हैं और नदियों को गंदा कर रहे हैं। नदियों में अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक की थैलियां और इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ होता है, जिससे नदियों का प्रवाह भी बाधित होता है और ये नदियां गंदे पानी का तालाब बनकर रह गई हैं। इस तरह से हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, उसने इन नदियों को गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। अगला प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? लेखक कहता है कि जब विकास नहीं हुआ था, तब धरती पर जल और भोजन की कमी नहीं थी। 1899 में मालवा में, वो याद करता है लेखक, कि तब भी बारिश बहुत कम हुई थी, परंतु तब भी वहां पर भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। वहां पर हाय तौबा नहीं मची थी, क्योंकि वहां की सभ्यता ने, वहां के राजाओं ने, वहां के शासकों ने नदी नालों का जो पानी है, बरसात का पानी, बावड़ियों, कुओं के माध्यम से उसको संरक्षित किया था। तो इस वजह से उस वक्त भी वहां पर पहले की तरह ही सुचारू रूप से चला। आधुनिक सभ्यता के विकास ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ की है। अब वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और तालाब भी समाप्त हो रहे हैं। वो भी गंदे नालियां जो है नालों में गिरती हैं, नाले जाके नदियों में गिर रहे हैं, नदियों का पानी गंदा हो रहा है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, असंतुलन हो रहा है प्रकृति में। हाँ, और मौसम चक्र में बदलाव आ रहे हैं। कहाँ लद्दाख में हमेशा जो है वो बर्फ गिरती थी, वहां पर पानी बरसता है। ध्रुवों पर जमी बर्फ जो है वो पिघल रही है। समुद्र का पानी लगातार गर्म होता जा रहा है और सदा नीरा जो नदियां थीं, उनमें भी पानी सूख रहा है। असमय वर्षा हो रही है। तो इस तरह से, और जो राजस्थान जैसा जो शुष्क रहने वाले कुछ मरुस्थलीय भागों में भी अब बाढ़ आदि की स्थिति देखने को मिलती है। इस तरह से लेखक कहते हैं कि ऐसे विकास ने तो पूरी सभ्यता को ही उजाड़ दिया है। आधुनिकीकरण की हम बात करते हैं, लेकिन हम अपनी सभ्यता, अपनी नदियों, जिनको हम माँ मानते थे, है ना, हमारा पालन पोषण क्योंकि ये नदियां करती थीं, आज ये सभ्यता अब अपसभ्यता हो गई है। वास्तव में औद्योगिक सभ्यता ने इसे उजाड़ दिया है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उजाड़ की अपसभ्यता नाम लेखक ने जो दिया है, और हम भी मानते हैं कि ऐसा लेखक ने जो दिया है वो ठीक ही दिया है। अंतिम प्रश्न, धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। वर्तमान युग को औद्योगिकरण का युग अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल उद्योगों की बाढ़ सी आ गई है। उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं और हर देश ये चाहता है कि वह विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो जाए। अमेरिका और यूरोप इसमें सबसे आगे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा जहरीली गैसें आधुनिकीकरण के कारण, वहां के औद्योगिकरण के कारण वहां से जहरीली गैसें निकलती हैं। इसके बाद यूरोप के देशों से निकलती हैं, परंतु अमेरिका इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि ये गैसें धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रही हैं। इन गैसों से प्राकृतिक परिवर्तन बड़ी तीव्रता से हो रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है पूरी मानव सभ्यता को भुगतना पड़ेगा। धरती के गर्म होने के पीछे अमेरिका और यूरोप का बहुत अधिक औद्योगिकरण को अपनाना ही है। इन्हीं की वजह से कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। ये देश ये सोचते हैं कि कल कारखानों और उद्योगों के बल पर ये विकास की सीढ़ी के चरम शिखर तक पहुंच जाएंगे, इसलिए ये पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि देना चाहिए। इस तरह से इनको केवल लाभ ही उसमें नजर आता है
औद्योगिकरण से, और जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो प्रदूषित गैसें निकल रही हैं, जो पूरे विश्व को अपना ग्रास बनाती जा रही हैं, इस ओर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इस तरह से पर्यावरण और वातावरण को गर्म कर क्षति पहुंचाने में अमेरिका और यूरोपीय देश सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। सीबीएसई के साथ हम अपडेट रहते हैं और जो भी कुछ सूचना आती है तो इसी चैनल के माध्यम से उसे प्रसारित किया जाता है। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।